जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के ऑफिशियल चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। तो आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आपका दूसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। आपका तीसरा प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। कब? कहाँ हुआ था? दलित परिवार में। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था। कहाँ? समाजवादी व्यवस्था में। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा। किसे? जाति प्रथा। किसे? जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू, मध्य प्रदेश में। आपका आठवां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो क्या है? जाति प्रथा। क्या? जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। क्यों? कार्यकुशलता के लिए। आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए है? तो किसका लिए है? श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किसका है? द कास्ट इन एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। किसका? एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? पत्रिका। क्या? पत्रिका। आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अष्टभाविक। क्या? अष्टभाविक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो प्रैतिक पेशा। क्या? प्रैतिक पेशा। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? भीमा बाई। क्या? भीमा बाई। आपका 19वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो ललई सिंह यादव। किसके? ललई सिंह यादव जी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किसका किया था? बहिष्कृत भारत। क्या? बहिष्कृत भारत। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो किसकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आपका अगला प्रश्न है, डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करता है, तो क्या? जाति प्रथा। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? हानिकारक। क्या है? आर्थिक प्रथा से क्या कारक है? हानिकारक है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वीमेन। क्या? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वीमेन। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशल के लिए आवश्यक मानता है? आवश्यक मानता है क्या? श्रम विभाजन। किसे? श्रम विभाजन। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले। आपका अगला प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसको? बड़ौदा नरेश। किया? बड़ौदा नरेश। आपका अगला प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक हैं? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, जो कि क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 2 विश्व के दांत से हैं, जिसके लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। कौन? नलिनी बिलोचन शर्मा।
तो आपका पहला प्रश्न है विष के दांत कहानी की रचयिता है, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है क्या है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो किसकी थी, खोखा की, किसकी, खोखा की। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, तो इंजीनियर, क्या, इंजीनियर। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, 7,500, कितनी, 7,500। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा। आपका अगला प्रश्न है मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो किससे, तो वो खोखा से, किसे, खोखा से। आपका अगला प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़े, तो किसने तोड़े थे, मदन ने, किसने, मदन ने। आपका अगला प्रश्न है विष के दांत पाठ की विद्या है, तो क्या है, कहानी। आपका अगला प्रश्न है महल और झोपड़ी वाले में लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, तो यह विष के दांत, कहाँ के, विष के दांत से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो खोखा के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पत्रिका का है, तो कहाँ की थी, सेन साहब, किसने कहा था, सेन साहब। आपका अगला प्रश्न है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधि को उपचार देते, मध्यम वर्ग, कौन, मध्यम वर्ग। आपका अगला प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत, कितने, 2 दांत। आपका अगला प्रश्न है कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन लग गया, तो हंस, कौन, हंस। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब के मित्र थे, तो क्या थे, पत्रकार। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो 5, कितनी, 5। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब पुत्रियों में से एक थी, तो कौन थी, वो आरती, क्या थी, आरती। आपका अगला प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा है, तो भोजपुरी, कौन सी, भोजपुरी। आपका अगला प्रश्न है खोखा खोखा किसको कहते थे, तो किसे, कासू को, किसे, कासू को। आपका अगला प्रश्न है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी। आपका अगला प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरगाह, पटना में, कहाँ पे, बदरघाट, पटना में। आपका अगला प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, तो पंडित रामावतार शर्मा। आपका अगला प्रश्न दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी की। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी, स्ट्रीमल इंड, कौन सी, स्ट्रीमल इंड। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की। आपका अगला प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। आपका अगला प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा था, तो किससे खतरा था, खोखा से। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो किसे फटकार लगाई थी, गिरधर लाल को। आपका अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था, तो पिता के हाथों से, किसके हाथों से, पिता के हाथों से। आपका अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनना चाहता था, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। आपका अगला प्रश्न है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, तो निम्न मध्य वर्ग, किससे, निम्न मध्य वर्ग। आपका अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता, कौन, मदन के पिता। आपका अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, जिसे इस बात पर गर्व है, तो किसे इस बात पर गर्व था, माता पिता को। आपका अगला प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी, 5 से 6 साल, कितने, 5 से 6 साल। आपका अगला प्रश्न है जो कि चैप्टर 3 से है, तो भारत से हम क्या सीखे, जिसके रचयिता है कौन, मैक्स मूलर जी, कौन, मैक्स मूलर जी। आपका अगला प्रश्न है प्लेटो और कांट थे, तो कौन थे, प्लेटो और कांट थे, कौन थे, दार्शनिक। आपका अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो यह एक भाषण है, क्या, यह एक भाषण है। आपका अगला प्रश्न है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने, किसने, स्वामी विवेकानंद ने। आपका अगला प्रश्न है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। आपका अगला प्रश्न है मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने। आपका अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार को कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो कौन सी भाषा है, तमिल। आपका अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने वर्ष की स्थापना में लिम्पिज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो कितने, 2 वर्ष में स्पिल का अध्ययन शुरू कर दिया। आपका अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मूलर को, किसे, मैक्स मूलर को। आपका अगला प्रश्न है पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते थे, माइस, क्या, माइस। आपका अगला प्रश्न है
दारिंग नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंगस को। आपका अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका था? तो नीति का था। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्ववित संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मानता है? तो भारत को। अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो किससे है? यूनान से। कहाँ से? यूनान से। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत। आपका अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जनजाति है? कहाँ की? भारत की। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो कहाँ था? इग्निस। क्या? इग्निस। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो जर्मन भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, ग्राच्य का अर्थ है? तो ग्राच्य का अर्थ क्या है? पूर्वी। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो कौन सी? लैटिन भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, कंट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो किसमें किया था? जर्मन में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश जिसे मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा? तो किसे? भारत को। किसे? भारत को। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? तो भारत में। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाऊ, जर्मन। कहाँ पे? डेसाऊ, जर्मन में। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1823 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया? तो किसने किया था? मैक्स मूलर ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार है। तो कौन? मैक्स मूलर जी। आपका अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान। किससे? मानव विज्ञान से। आपका अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचनाकार है? शाहनामा का रचनाकार है तो कौन सा? 10वीं और 11वीं सदी के। आपका अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो कब की थी? 1957 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, जो कि चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपका पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किसे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़के ने। किसने? लड़के से। आपका अगला प्रश्न है, किसने तक कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना? तो प्रेम को। आपका अगला प्रश्न है, लड़के के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवित है? तो किससे? पाशवीय वृत्ति से। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक ललित निबंध है। आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, उस उक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आपका अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की अंकित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। किसे? अनजान स्मृतियों को। आपका अगला प्रश्न है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो कौन? प्रकृति। कौन? प्रकृति। आपका अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। आपका अगला प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन नहीं बन सकती? तो बंदरिया। आपका अगला प्रश्न है, सिक्तम का अर्थ है? तो सिक्तम का अर्थ क्या है? मोम। क्या? मोम। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टि प्रकट होता है? तो कौन सा दृष्टि प्रकट होता है? मानववादी। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया? तो कौन सी विद्या में लेखन नहीं किया? क्या था? कहानी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपका अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपका अगला प्रश्न, नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो कहाँ के? गौड़ देश के। कहाँ के? गौड़ देश के। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो कहाँ सा? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद।
आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो किसकी, जब कब थी? जंगली जीवन में। कब? जंगली जीवन में जो मनुष्य को जो नाखून की आवश्यकता थी, कब थी? जंगली जीवन में, क्योंकि वो अपने खुद रक्षा करने के लिए रखते थे बड़ा बड़ा नाखून। आपका अगला प्रश्न है, असुरों के पास नहीं होता है। तो असुरों के पास क्या होते हैं? लोहे के स्तन। क्या? लोहे के स्तन। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किसे बूढ़े का जिक्र किया है? तो किसे किया है? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी को। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी है? अशोक के फूल। आपका अगला प्रश्न है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो किस पर? एटम बम पर। आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगता है? तो संस्कृति और आत्मगौरव। आपका अगला प्रश्न है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो वर्ष 2000 वर्ष पहले का। 2000 वर्ष पहले का। आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो डाकुओं को। किसे? नाखूनों को, सॉरी, किसे? नाखूनों को। आपका अगला प्रश्न है, जो कि आज के इस क्लास का लास्ट चैप्टर है, जो कि है को नागरिक लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले जी। तो आपका पहला प्रश्न है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य निबंधकार कौन है और कौन सी विद्या है? तो एक निबंध विद्या है। आपका दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक लिपि। आपका तीसरा प्रश्न है, दोहा दोष किसकी रचना है? तो सहरपाद की। सहरपाद की। आपका अगला प्रश्न, नागरिक लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी। कौन? गुणाकर मूले जी। आपका पांचवा प्रश्न है, निबंधन के लेखककार है गुणाकर मूले जी। आपका अगला प्रश्न है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो यह दक्षिण भारत की भाषा है। किसकी? दक्षिण भारत की भाषा है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या है? तो नंदी नागरी लिपि। कौन? नंदी नागरी लिपि। आपका अगला प्रश्न है, 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? कौन सा बताया था? शाहनामा ने। आपका अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों किसके सिक्के पर वीरकेलियस जैसे शब्द लिपि में अंकित है? तो देवनागरिक लिपि। कौन सी? देवनागरिक लिपि। आपका अगला प्रश्न है, ईसा की 14वीं एवं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों की लिपि को कहा? नंदी नागरी लिपि। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है तो किस में? देवनागरिक लिपि में। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवि कौन है? तो कौन है आदि कवि? सहरपाद। आपका अगला प्रश्न है, नागरिक लिपि शीतक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले जी। आपका अगला प्रश्न है, सहरपाद की कृति है तो कौन सी है? तो दहा कोश। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो क्या लिया गया है? नंदी नागरी लिपि। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से। आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? दक्षिण भारत से। आपका अगला प्रश्न है, वेतमा दानपात किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का। आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो निबंध विद्या। कौन सी? निबंध विद्या की। आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो देवनागरिक लिपि। आपका अगला प्रश्न, नेपाली भाषा की लिपि है कौन सी? नेवारी। कौन सी? कौन सी? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। आपका अगला प्रश्न है, देवनागरिक लिपि के टाइप लगभग कितने पहले थे? तो 2 सदी। कितने के? 2 सदी के। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो किस लिपि का संबंध है? ब्राह्मी लिपि का। कौन सा? ब्राह्मी लिपि का। आपका अगला प्रश्न है, मूले जी यानी कि गुणाकर मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मराठी। कौन सी? मराठी। आपका अगला प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्यों कहा जाता होगा? क्यों? देवनगर से। क्यों? देवनगर के कारण। आपका अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? देवनागरिक लिपि। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो मराठी। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरिक लिपि की बहन संज्ञा दी है? तो बंगला। किसे? बंगला। आपका अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। तो आज का क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको हम आज करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से चैप्टर 6 से लेकर 10 तक आपके बीच में वीडियो रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।